So let us start with the equilibrium part. So there are three types of equilibrium. Three types of equilibrium. First one is stable equilibrium. Okay. Second is unstable equilibrium. And the third is neutral equilibrium. तो ज्यादातर आप देखेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ही हम लोग क्वेश्चंस में एप्लीकेशंस में यूज होता है ज्यादा. So a body is said to be in translatory equilibrium if net force acting on the body is zero. So equilibrium में होता कब? A body is said to be in equilibrium. Body is said to be in translatory रोटेटरी अभी नहीं बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी बात कर रहे हैं. रोटेटरी बात करेंगे तो फिर हम लोग को वो रोटेशन के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे रोटेटरी. तो वहां पे हम लोग नेट मूवमेंट भी हम लोग जीरो करते हैं, जो नेट टॉर्क है उसको भी जीरो करेंगे. So a body is said to be in translatory equilibrium if net force acting on the body is zero. So net force means F net is equal to zero. Now, if the forces are conservative, क्या होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस? कुशल बताओ. सर जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं. पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और अगर हम पूरा जहां से स्टार्ट किए वापस वहीं पे पहुंच जाएंगे तो नेट वर्क डन जीरो हो जाता है. यस सर. तो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. सो इफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सो इन दैट केस F is equal to minus of du upon dr. So ये जब हम कह रहे हैं for equilibrium, because हमारा F net जीरो है तो हमारा minus of du upon dr, this will be equal to zero. So this implies normal du upon dr is equal to zero. ठीक है. सो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जो है आर के रेस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएगा. और अदरवाइज एफ जो इन जनरल हम लोग बात करते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. क्लियर है? अब ये जो तीन तरीके का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इन तीनों में राइट, तो अगर हम बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, अगर इन तीनों की बात करते हैं तो सबसे पहला तीनों में एफ नेट जीरो है, चाहे जो भी तरीके का इक्विलिब्रियम है. सो इन एनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो एफ नेट इन ऑल ऑफ दिस इज जीरो. ये पहला हो गया. सेकेंड पॉइंट, यहां पे इन सभी में डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो.
सभी में du by dr is equal to 0 irrespective of what kind of equilibrium it is. Du by dr will always be equal to 0. थर्ड वाला है, देखो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अ नेट रिस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का अगर हम एग्जांपल एक आपको बताएं कि लेट्स से एक कंसीडर करते हैं, तीन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, यहाँ पे स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. अब स्फेरिकल सेल पे यहाँ पे अगर कोई अंदर के तरफ अगर एक ऑब्जेक्ट को रखे, इसको इधर मूव करेंगे और यहाँ से फिर छोड़ेंगे तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, वापस यहीं आने का होगा. अगर ये बाहर के तरफ यहाँ पे रखा हुआ है, इसको अगर इधर मूव कर देंगे तो ये पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, आके नीचे गिर जाएगा, ठीक है. और अब यहाँ पे जो है, इसको अगर यहाँ से मूव करके यहाँ लेके चले जाएंगे तो अब फिर से इनिशियली रेस्ट पे था, मूव करके यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे तो यहाँ पे भी फिर वो रेस्ट पे ही रहेगा. तो वही चीज अब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है, when displaced from its equilibrium position a net restoring force starts acting on the body which has tendency to bring back the body to its equilibrium position. तो restoring force act करेगा और restoring force इसको क्या करेगा, वापस इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है. यहाँ पे जब डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम से तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाता है और उससे जो ऑब्जेक्ट है ना, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उधर ही आगे मूव करता चला जाता है, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब. सो फोर्स acts away from the equilibrium position in a direction away from equilibrium. Okay. एंड यहाँ पे जो नया पोजीशन जाएगा वहां पे फिर से एक नया इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेता है. सो अ न्यू इक्विलिब्रियम इज फॉर्म. So a new equilibrium is formed. Right? क्लियर है तीनों का. इसके अलावा आई जस्ट, सबने लिख लिया इतना सा? यस सर. कुशल और उर्जित, आप लोगों ने लिखा? यस सर, लिख लिया. यस. इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेबल, अनस्टेबल और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है. स्टेबल इक्विलिब्रियम में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा dtu by dr square, this is positive, dtu by dr square is negative and dtu by dr square is equal to 0. When displaced from equilibrium, अगर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे तीनों केस में, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में
इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम्स डाउन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम्स डाउन, ठीक है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम लेवल। क्लियर है? तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स होते हैं पता करने का कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? Yes, sir. Now we'll discuss about power of a force. So power of a force, there are two types of power, एक instantaneous power और एक average power. So instantaneous power, तो instantaneous power को अगर हम बात करें, so rate of doing work by a force at a given instant is instantaneous power. So power is equal to rate of doing work dW upon dt. Small amount of work dW is equal to F dot dx upon dt. ठीक है? So power P is equal to F into, so power P is equal to F into dx upon dt. F dot V हो जाएगा dx upon dt. F dot V, तो पावर P इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा। सो इसको अगर हम समझे, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट वी इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? लिख लिया सबने? Yes. Yes, sir. इसके अलावा एवरेज पावर है, so average power is ratio of total work done in total time. So P average is equal to total work done divided by total time. Okay. तो
अगर net work done by on the system or by the system is given, so net work done upon कि जितने टाइम तक वो वर्क डन हुआ है, जितने टाइम तक फोर्स लगा है, so that will give you the average power. Now last point is law of conservation of energy, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. So law of conservation of mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होगा? when only conservative forces are acting on a system of particles and potential energy is defined corresponding to these forces, है ना? So in that case the net potential energy plus kinetic energy, sum of potential energy plus kinetic energy is mechanical energy, that remains conserved. So इसमें दो चीज है, either no other force or work done by them is zero, only conservative forces are acting. So when only conservative forces are acting, on a system of particles, and there are no other force, या तो कोई और फोर्स हो ना, और अगर हो भी तो उसके वजह से वर्क डन जीरो होना चाहिए. अगर मान लो कोई अदर फोर्स है भी, ठीक है, तो उससे वर्क डन और द वर्क डन बाय देम इज जीरो. सो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके वजह से वर्क डन जीरो होना चाहिए, है ना, या फिर होना ही नहीं चाहिए वो नॉन कंजर्वेटिव. सो अब हमें पता है जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल is equal to negative of work done. Also जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. ठीक है, सो ये है हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो अब ये वर्क डन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया. अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देते हैं, वर्क डन के जगह इसको यूज कर लेते हैं. सो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम. पिछले क्लास में हम लोगों ने करा था. अब इनको जो फाइनल वाला मतलब के एफ को इधर ले और यू आई को उधर लेके चले जाओ, तो यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यू आई प्लस के आई. अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है. सो टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी टोटल फाइनल mechanical energy is equal to total initial mechanical energy. तो इससे क्या हो गया, मैकेनिकल, दिस implies mechanical energy is conserved.
So if the forces acting are conservative or the work done by non-conservative forces is zero, in that case total mechanical energy is conserved. Clear है? Yes, sir. Total mechanical energy, so E final is equal to E. सबने लिख लिया ये? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब एक लास्ट पोर्शन है, उसको करते हैं और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. सो ये जो अगर तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, उस केस में क्या होगा? उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा, बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी will be equal to work done by non-conservative forces or any external force, right? So the total mechanical energy so the total mechanical energy is not constant. If non-conservative forces such as friction is also acting on the system. So but ऐसे केस में भी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो भी वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टिल वैलिड. सो बट वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टिल वैलिड. उस केस में क्या हो जाएगा? देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, इन सब का सम जो है नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. अब इसमें हमें पता है कि वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्सेस इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी uf माइनस ui, राइट? एंड इसको अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. सो फ्रॉम 1 and 2 we get minus of u final minus u initial plus work done by non-conservative force, work done by external force is equal to k final minus k initial. अब work done by non-conservative force plus work done by external force
is equal to K final minus K initial plus of U final minus U initial. माइनस U final माइनस U initial को इस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा. अब दिस इज इक्वल टू U final plus K final. This is U final plus K final is total mechanical energy, final mechanical energy minus U initial plus K initial. Potential energy plus kinetic energy is total mechanical energy, initial mechanical energy. So this is what? Final mechanical energy minus initial mechanical energy. That is change in mechanical energy. So work done by all non-conservative forces and external forces is always equal to change in mechanical energy. Is it clear? So this is change in mechanical energy. ठीक है? आ गया समझ? Yes, sir. ठीक है, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और मैं ये न्यूमेरिकल्स आपका स्टार्ट करता हूँ इसके बाद 5 मिनट्स के बाद. ठीक है?
So let us start. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. A porter lifts a suitcase weighing 20 kg from the platform and puts it on his head 2 meter above platform. Calculate the work done by the porter on the suitcase. So basically क्या है, एक सूटकेस को उसको उठा के अपने सर पे रखना है. तो वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द सूटकेस इज वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट? सो वर्क डन बाय पोर्टर is equal to negative of work done by force of gravity. ठीक है. So this is equal to work done by force of gravity minus mgh होता है, क्योंकि mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. मान लो ये सूटकेस है, इस पे वेट mg नीचे लग रहा है और इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो माइनस ऑफ mgh हो जाएगा वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऑपोजिट है. और नेगेटिव ऑफ दैट, सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ऑफ mgh. इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई सूटकेस है, इसको उठाने के लिए हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि इसका वेट है. तो F अगर हम लगा रहे हैं, इसका वेट mg है, तो F कितना लगाएंगे हम लोग, F इज इक्वल टू mg के बराबर लगाएंगे. अब उस वेट के बराबर हम लोग फोर्स लगाएंगे और उसको h हाइट तक उठाएंगे, राइट? सो फोर्स F इज इक्वल टू mg इंटू h हो गया, राइट? So work done by the porter is plus of mgh. So this is equal to, मास कितना है, 20 kg है, g का वैल्यू 9.8 मान लेते हैं, और टोटल 2 मीटर इसको राइज कराना है. 9.8 into 2 is 19.6, so 196 into 2. Okay, so that is 392. 196 into 2, yeah. So this is equal to 392 joules. So this is the work done. Is it clear? क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Sir, लिख. Sir, हो गया. सेकंड वाला देखें. An elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.2 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? तो अब देखो, मास इसका दे रखा है, राइट? एलिवेटर का वेट 500 के, weighing 500 kg means mass is equal to 500 kg is given. To be lifted up at a constant velocity, v is equal to 0.2 meter per second. This is also given. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? So power is equal to, तो इसका जो फोर्स होगा F is equal to mg. ठीक है. सो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी. सो फोर्स उधर ही लगाएंगे जिधर वेलोसिटी है यहाँ पे, तो mg इंटू वी हो गया. मास 500 kg है, g का वैल्यू 9.8 है, इंटू वेलोसिटी 0.2 हो गया. ठीक है.
तो 500 इंटू 0.2 करेंगे तो दिस इज 100 इंटू 9.8, सो दिस इज 980 वाट। अब हमें हॉर्स पावर में यूज करना है, हमें पता है 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर। सो पावर इन हॉर्स पावर, पावर इन HP is equal to 980 divided by 746. So this is equal to 1.313. 1.3 horsepower. Is it clear? Yes, sir. Yes. लिख भी लिया? Yes. थर्ड वाला अगर देखें, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is pulled up a smooth incline of angle 30 degree with a horizontal. So हमारे पास एक incline plane है और एक ब्लॉक है हमारे पास। इस ब्लॉक को, इसका मास जो है 2 kg है। So it is pulled up on a smooth incline of angle 30 degree. ये एंगल 30 डिग्री हो गया और इसको ऊपर की तरफ हम लोग पुल कर रहे हैं F फोर्स। If the block moves with an acceleration of 1 meter per second square, तो पुल करने की वजह से इसका जो acceleration है, this is 1 meter per second square. Find the power delivered by the pulling force at a time 4 second after the motion start. तो हमें t is equal to 4 सेकेंड के बाद पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। What is the average power delivered during the 4 second after the motion start? तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर दोनों निकालना है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स F इंटू V उस इंस्टेंट पे, राइट। तो अभी अगर हम लोग इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो फोर्स हम लोग लगाएंगे दैट इज इक्वल टू, इस पे नेट फोर्स देखते हैं अगर, सो ये इधर फोर्स लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है ये वेट mg हो गया और इसका इधर जो फोर्स है वो mg साइन थीटा हो गया, इधर हमारा mg कॉस थीटा हो जाएगा और एक नॉर्मल रिएक्शन n हो। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम फोर्स को इक्वेट करें, so if we write the forces along the incline, so this will be equal to F minus mg sin theta is equal to ma, right? So जो फोर्स होगा F that will be equal to mg sin theta plus of ma, right? तो ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू mg sin theta plus ma। तो इसको अगर हम लोग वैल्यू निकालें इस फोर्स का तो we'll get मास है 2 kg, 2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं, 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस m इंटू ए, सो दिस इज 2 इंटू 1। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो f इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 9.8 प्लस 2,
sin 30 degree 1/2 हो गया mg sin theta plus ma. So this is 9.8 plus of 2, 11.8 मीटर. फोर्स हमारा निकल गया. अब हमें वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड निकालना. तो v इज इक्वल टू u प्लस at होगा. ठीक है, u तो 0 है तो v इज इक्वल टू at हो जाएगा. एक्सेलरेशन 1 है इंटू टाइम 4 सेकेंड के बाद, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. तो इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इज F इंटू वी. F है हमारा 11.8 इंटू 4. सो दिस इज इक्वल टू 47.2 वॉट्स. अब इसके बाद एवरेज पावर अगर हम लोग को निकालना है, P एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, W टोटल बाय टाइम. ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट डी, नेट डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो P एवरेज इज इक्वल टू F डॉट डी. फोर्स है हमारा 11.8. डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. u तो हो गया 0 इंटू 4, हाफ इंटू 1 इंटू 4 स्क्वायर, 16/2, 8 मीटर हो गया along the incline. तो 11.8 इंटू 8 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम 4. सो 4 2 सा कट गया. 11.8 इंटू 2, this is 23.6. एवरेज पावर 23.6 है. इंस्टेंटेनियस पावर जो है दिस इज इक्वल टू 47.2 watt. Is it clear? Yes. Yes, sir. Is it clear? Yes. A force F is equal to 10 plus 0.5x acts on a particle in the x direction where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter. तो हमारे पास फोर्स जो है ये देखो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है. 10 प्लस 0.50x, where F is in Newton and x is in meter. Now find the work done by this force during a displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2. So work done is equal to
F dot dx. So dw is equal to F dot dx. अब इसको अगर हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू, ये फोर्स जो लगा रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एफ डॉट डी एक्स एफ इंटू डी एक्स हो गया 10 प्लस 0.50 एक्स इंटू डी एक्स. अब अगर हम लोग को नेट वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे. दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 0.50 एक्स इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 मीटर. सो डी डब्ल्यू वर्क डन को इंटीग्रेट किया तो ये w हो गया. w इज इक्वल टू, ये इसको इंटीग्रेट करेंगे 10 dx को इंटीग्रेट करेंगे 10x हो गया, और ये 0.50 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया. इसका जो लिमिट है ये 0 से लेके 2 तक. So this is 10 into, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0 प्लस 0.5 बाय 2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. So net work done 10 into 2 plus of 0.5 by 2 into 4. So work done W is equal to 20 plus 1, 21. Clear है? लिख लिया सबने? Yes, sir. ये फिफ्थ क्वेश्चन है. बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 1.2 रूट अंडर gh. तो किसी हाइट h से अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रिलीज करते हैं, हाइट h है इसका, यहां से रिलीज करेंगे, सो इट रीचेस द ग्राउंड विथ अ स्पीड. यहाँ पे जो ग्राउंड पे ये रीच कर रहा है 1.2 रूट अंडर gh के स्पीड से. कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी बेसिकली. हमें वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकालना है. पहले वर्क डन, देखो इसमें फोर्स क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर. एक ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है और एक एयर फ्रिक्शन की वजह से लग रहा होगा, जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. सो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, so force acting on the body
are due to gravity and due to air friction. ये दो चीज की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक. So by work energy theorem, total work done is equal to change in kinetic energy. So K final minus K initial. K final है half into m into v square 1.2 root under gh का whole square minus of 0. So this is half into m into 1.44 into gh. So ये cancel हो गया, 0.72 हो गया. So this is equal to 0.72 mgh. Now work done by gravity, तो force into displacement mg into h हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, हाइट h नीचे आ रहा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg h हो गया. टोटल वर्क डन ये हो गया. अब टोटल वर्क डन is equal to work done due to gravity, okay, plus work done due to air friction. तो वर्क डन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन हम लोग को निकालना है. दिस इज टोटल वर्क डन minus of work done due to gravity. Total work done 0.72 mgh है, minus of mgh कर लेंगे. So this is minus of 0.28 mgh. This is work done due to air friction. Is it clear? Capital H इसको कर. Height capital H दिया हुआ, capital H. So this is work done due to air friction. Is it clear? Yes, sir. एक सेकंड इसको लिखो. So if we see this sixth question, a block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizon. So let's say हमारे पास एक मास m ब्लॉक है, तो ब्लॉक है जिसका मास m है, and it is pulled along a horizontal surface
by applying a force at an angle theta with the horizontal. तो horizontal से theta angle पे एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं. Now the friction coefficient between the blocks and the surface is mu. तो ये जो surface है, यहाँ पे जो friction coefficient है, this is equal to so block of mass m pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta. तो हम लोग let's say इस पे एक force लगा रहे हैं at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient between the block and the surface is mu if the block travels at a uniform velocity. Find the work done by the applied force during the displacement d of the block. तो total जो displacement हुआ है इस block का, let's say net displacement of the block is d. यहाँ पे आ गया block finally. और and the block travels with a uniform velocity, मतलब कोई acceleration नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इस पे जो forces free body diagram इसका अगर हम बनाएंगे, mg नीचे की तरफ force लग रहा है, एक n normal reaction है, और जो frictional force है वो इसको पीछे की तरफ लग के इसको अपोज करेगा इसके मोशन, राइट. f के दो कंपोनेंट है, एक f cos थीटा इधर है और दूसरा f sin थीटा ऊपर के तरफ है, राइट. तो अब अगर हम लोग बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, since the block is moving with uniform velocity, तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में, the block is in equilibrium. This implies हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो भी बैलेंस्ड होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो भी बैलेंस होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे तो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू n हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स को इक्वेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg. n plus f sin theta is mg and f cos theta is equal to mu n. ये हमारा सेकेंड होगा. तो अब n के जगह अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते फ्रॉम 1 into so from 1 into we have n के जगह उसको रिप्लेस कर लेंगे तो f cos थीटा बाय म्यू हो जाएगा. यहाँ पे n का वैल्यू f cos थीटा बाय म्यू प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg. तो इससे हमारा आ जाएगा f को कॉमन ले लेंगे, राइट, तो हमारा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा divided by mu is equal to mg. So capital F is equal to mu times mg divided by cos theta plus mu sin theta. ये F का वैल्यू आ गया. Now work done by this applied force during a displacement d. Work done is equal to जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर फोर्स कितना है f cos थीटा और d, fd cos थीटा हो जाएगा बेसिकली द एंगल बिटवीन फोर्स डिस्प्लेसमेंट f into d into cos थीटा.
तो वर्क डन एफ डी कॉस थीटा है, या फिर ये कर लो कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स हो रहा है एफ कॉस थीटा इंटू डी कर देंगे, वो भी हमें वर्क डन देगा। सो एफ डी कॉस थीटा हमें वर्क डन बाय दिस फोर्स हमें निकालना है। अब इसका वैल्यू करेंगे म्यू एम जी, ठीक है, बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी। वर्क डन W is equal to mu mg into d cos theta divided by cos theta plus mu sin theta. This is the total work done. Clear है? सर हो गया। लिख लिया? यस अब अपना होमवर्क लिखिए। सबने लिख लिया इसको? Yes, sir. अब होमवर्क लिखिए अपना।